हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल ज्ञान द नॉलेज। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन के पार्ट 2 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं पार्ट फर्स्ट में। तो पार्ट फर्स्ट में प्रीपोजिशन में हम लोगों ने पढ़ा था एट, इन, ऑन का यूज करना। उसके अलावा एट, इन, ऑन का मतलब कि कितने तरीक़ों से यूज कर सकते हैं, और उसके बाद कुछ अदर प्रीपोजिशन का। चलिए इसमें कुछ और प्रीपोजिशन रह गए, इसको भी हम लोग कवर करते हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे यूज ऑफ ऑन, और ये टू, और ये ऑन टू। तो अब अब हम लोग के सामने नई प्रीपोजिशन है कि यहाँ पर ऑन और टू और ऑन टू, ये तीन प्रीपोजिशन है। इन तीनों को कैसे यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसका रूल फर्स्ट देखते हैं। पहले रूल फर्स्ट में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ ऑन और ऑन टू। लिख दे रहे हैं यहाँ पर यूज ऑफ ऑन और ये टू, ये इसका यूज हम लोग सीखेंगे रूल फर्स्ट में। तो बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑन की, ठीक है, और ये टू की। तो ऑन जो होता है प्रीपोजिशन ऑन, ये टाइम के लिए यूज करते हैं। ऑन और टू में ये प्रीपोजिशन ऑन जो होता है टाइम के लिए यूज करते हैं, और टू जो होता है ये प्लेस के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? प्लेस। तो यहाँ पर इसका पहला यूज ये है कि ऑन जो होता है टाइम के लिए यूज करते हैं, और टू जो होता है प्लेस के लिए यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है, जैसे ही विल गो और ये डैश संडे, और सेकंड यहाँ पर लिखा है ही विल और गो डैश, और यहाँ पर लिखा है कानपुर। तो यहाँ पर देखिए ही विल गो और यहाँ पर लिखा संडे, तो यहाँ पर संडे के पहले लगाएंगे ऑन, सॉरी यहाँ पर संडे की जगह यहाँ पर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 10 PM, ठीक है। ही विल गो ऑन 10 PM, या फिर यहाँ पर आप संडे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि संडे भी आपका जो होता है डे, ठीक है, ये भी टाइम को ही रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से। या फिर आप इसको इवनिंग लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ही विल गो ऑन 10 PM, या मतलब जो भी आपको टाइम को रिप्रेजेंट करना होता तो इसको ऐसे यूज़ करते हैं। 10 PM लिख सकते हैं, इवनिंग लिख सकते हैं, संडे लिख सकते हैं, मतलब हर वो चीज़ जो कि टाइम को रिप्रेजेंट करती है, तो वहाँ पर ऑन यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है टू, तो ये लिखा ही विल गो टू कानपुर, वो कहाँ जाएगा? कानपुर। तो सीधे सीधे यहाँ पर टू फिल करेंगे। तो ये तो हो गया यूज ऑफ ऑन और ऑन टू, सो ऑन और टू। अब बात करते हैं इसका रूल सेकंड। यहाँ पर रूल सेकंड यूज ऑफ, अब यहाँ पर लिखेंगे ऑन और ये ऑन टू। अब अगर सिर्फ बात करते हैं ऑन या ऑन टू, तो अब ये ऑन का यूज कहाँ पर करते हैं और ऑन टू का यूज कहाँ पर करते हैं। यहाँ पर ऑन का यूज जो है दो तरीके से करते हैं। एक तो यहाँ पर स्टेबल थिंग्स के लिए, और दूसरा अनस्टेबल थिंग के लिए। ठीक है, और यहाँ पर जो होती है ऑन टू का यूज हमेशा अनस्टेबल के लिए करते हैं, अनस्टेबल थिंग के लिए ही करते हैं। तो ये बात करते हैं स्टेबल थिंग क्या होता है। देखिए स्टेबल का मतलब होता है स्थिर होना, यानी ऐसी चीज़ जो स्थिर होती है, और अनस्टेबल का मतलब होता है जो अनस्थिर होती है। मतलब जो अगर स्थिर होते तो भी ऑन का यूज करेंगे, और अगर अनस्टेबल होंगी तो भी ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। और जबकि ऑन टू का यूज हमेशा ये मेन तौर पर अनस्टेबल चीज़ों के लिए ही करते हैं। यानी आपके पास ये दो चीज़ें हैं, ऑन का यूज हम लोग जो है स्टेबल और अनस्टेबल दोनों के लिए कर सकते हो, जबकि ऑन टू का यूज हमेशा अनस्टेबल के लिए ही करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर लिखा है ही इज सिटिंग और यहाँ पर टेबल, और सेकंड
यहाँ पर लिखा है द पीपुल क्लिम्ड और डैश रूफ। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या लिखा है, ही इज सिटिंग टेबल, वो टेबल पर बैठ रहा है, और दूसरा द पीपल क्लिम्ड और ये रूफ, लोग जो है छत पर चढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर पहले में तो यहाँ पर कंफर्म है कि यहाँ पर ये जो आपका सिटिंग टेबल यानी टेबल पर बैठ रहा है, तो टेबल जब कोई बैठ रहा है तो टेबल कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग ऑन लगाएंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पर ऑन टू भी भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसको, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर ऑन का प्रयोग स्टेबल थिंग्स और अनस्टेबल थिंग्स दोनों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको अनस्टेबल मानोगे कि मतलब कि वो मतलब कि अगर आप ऐसे समझोगे कि इंसान टेबल पर बैठ रहा है, अगर इंसान मूव कर रहा है तो इंसान तो मान लो अगर आपको लग रहा है कि मूव कर रहा है तो ऑन टू लगाएंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर ऑन लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो टेबल पर बैठ रहा है तो यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है कुल मिलाकर ये, तो यहाँ पर ऑन लगाएंगे। सेकंड क्या लिखा है, द पीपुल क्लिम्ड रूफ, लोग जो है छत पर चढ़ते हैं, तो लोग मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर मूवी यानी कि यहाँ पर चीज़ें अनस्टेबल हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऑन टू लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ऑन और ऑन टू का यूज हम लोग सीखते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगली प्रीपोजिशन की। अब जैसे यहाँ पर लिखा है, ठीक है, यूज ऑफ विथ कॉमा बाई, बाई मतलब ये वाला बाई, बी वाई बाई। यहाँ पर अब विथ और बाई का हम लोग यूज सीखेंगे। तो इसको रूल यहाँ पे हटा देना, ये रूल आपका जो भी हो डाल देना, यूज ऑफ विथ और बाई, ठीक है। तो विथ का यूज कहाँ करते हैं, बाई का यूज कहाँ करते हैं। तो बात करते हैं विथ जो होता है ये नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये इंस्ट्रूमेंट के लिए करते हैं। उसके अलावा बात करते हैं बाई का, तो ये जो होता है लिविंग चीज़ों के लिए यूज करते हैं, लिविंग थिंग्स। अब ये लिविंग थिंग्स क्या होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स या इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। तो बात से तो इस वर्ड से ही पता चल रहा है, नॉन लिविंग थिंग्स यानी जिनमें कोई जान नहीं होती, जो निर्जीव होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, और बाय जो होता है लिविंग थिंग्स होती है, जो यानी जो सजीव होते हैं। तो ये एग्जांपल से क्लियर कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है एग्जांपल, जैसे कि ही हिट ए स्नेक डैश, सॉरी यहाँ पर ऐसे लिखें, इसको ऐसे लिखिए आप, ए स्नेक इज हिट डैश, और यहाँ पर लिखिए स्टिक, और फिर से डैश, और यहाँ पर लिखिए हिम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ए स्नेक यानी एक सांप इज हिट यानी मार दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टिक, तो स्टिक जो है नॉन लिविंग है, तो यहाँ पर लिखेंगे विथ, प्रीपोजिशन भरेंगे विथ स्टिक। अब यहाँ पर ये हिम जो होता है लिविंग है, तो यहाँ पर लगाएंगे बाई, तो ए स्नैक इज हिट विथ स्टिक बाय हिम यानी एक सांप को उसके द्वारा लाठी से मारा गया है। तो यहाँ पर ये ऐसे हम लोग प्रीपोजिशन विथ और बाय का यूज हम लोग इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो ये तो हो गया इसका केस। चलिए अगला प्रीपोजिशन देखिए। अब यहाँ पर जैसे कि यूज ऑफ अंडर और बिलो, यानी कि अब अंडर और बिलो दोनों का मतलब होता है नीचे,
ठीक है। अब अंडर का यूज कहाँ करते हैं और बेलो का नीचे मतलब बेलो का यूज कहाँ करते हैं? तो दोनों का पहले यहाँ पर इसका हिंदी होता है नीचे, यानी कि डाउन साइड, नीचे, और इसी को बोलते हैं डाउन साइड। ठीक है, तो इसका यूज कैसे करते हैं ज़रा इसको हम लोग समझते हैं। अंडर, देखो जैसे यहाँ पर ये जब कोई ऑब्जेक्ट का फिजिकल कांटेक्ट होता है किसी दूसरी ऑब्जेक्ट से, क्या हो, फिजिकल कांटेक्ट हो, अभी आपको समझाते हैं कि होता क्या है, और तब वहाँ पर हम लोग अंडर का यूज करते हैं। और जब फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, जब फिजिकल कांटेक्ट इज नॉट, यानी जब फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का, तो वहाँ पर बिलो का यूज करते हैं। तो इसका रूल ये, सीधा सीधा रूल ये कि जब एक ऑब्जेक्ट यानी एक वस्तु का दूसरे ऑब्जेक्ट यानी दूसरे वस्तु के साथ फिजिकल कांटेक्ट यानी कि आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं या मैच नहीं करते हैं या चिपके नहीं होते हैं, तो वहाँ पर बेलो का यूज करते हैं। ठीक है, अगर चिपके नहीं होते, जुड़े नहीं होते हैं, और अगर फिजिकल कांटेक्ट होता है यानी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई है या उसी से निकली हुई है, तो वहाँ पर अंडर का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, जैसे यहाँ पर इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ही इज, ठीक है, ही इज सिटिंग, और यहाँ पर डैश, और यहाँ पर ट्री, और जैसे सेकंड लिखा है, ही इज वर्किंग, और यहाँ पर लिखा है रूफ। ठीक है, रूफ यानी छत। तो ही इज सिटिंग ट्री, वो पेड़ के नीचे बैठा है। अब आपको एक चीज़ अगर देखनी है, अगर वो पेड़ के नीचे टेक लगाए हुए बैठा है, पेड़ में मतलब कि जैसे टेक लगाने का मतलब ये होता है जैसे मान लो पेड़ में चिपका हुआ है या अपनी पीठ को पेड़ में चिपकाए हुए है, तो वहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर अंडर यूज करेंगे। तो जब नॉर्मली आपने देखा होगा, किस्सों कहानियों में सुना होगा, जब कोई इंसान पेड़ के नीचे बैठता है तो हमेशा अपनी पीठ को हमेशा पेड़ के उसमें पेड़ से चिपका कर रखता है, ये हमेशा स्टोरी वगैरह में आपने देखा होगा। तो ऐसे केस में हमेशा यहाँ पर अंडर को यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर, यानी वो पेड़ के नीचे बैठा, ही इज सिटिंग अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, दा लगा लेना। आगे अगला लिखा है सेकंड नंबर, ही इज वर्किंग। ठीक है, और रूफ, तो यहाँ पर लिखा है रूफ, तो यानी वो छत के नीचे काम कर रहा है। अगर वो छत के नीचे काम कर रहा है, इसका मतलब है कि उसका संपर्क छत से नहीं हो रहा है, यानी ना उसका हाथ, ना पैर, ना पीठ, ना कुछ, कोई भी शरीर का अंग छत से नहीं टच कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बेलो यूज करेंगे, बेलो, BELOW, बेलो। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, फिजिकल कांटेक्ट, और यहाँ पर इधर ये बेलो। ठीक है, ही इज वर्किंग बेलो रूफ या बेलो द रूफ, वो छत के नीचे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका अंडर और बेलो इस तरीके से यूज करते हैं। चलिए अगला प्रीपोजिशन देखिए। जैसे कि यहाँ पर अगला है आपका जैसे यहाँ पर यूज ऑफ सिंस, फॉर और फ्रॉम, इनके लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको नॉर्मली पता है सिंस जो होता है ये आप डेफिनेट टाइम के लिए यूज करते हैं, फॉर जो होता है इनडेफिनेट टाइम के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम इसको, और फ्रॉम जो होता है
ये किसी प्लेस के लिए यूज करते हैं, प्लेस जगह के लिए। तो सिंस का यूज डेफिनेट टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए, और फॉर का यूज इनडेफिनेट टाइम यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित समय, और फ्रॉम का यूज जो होता है प्लेस यानी स्थान के लिए करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पर ये लिखा है ही इज वर्किंग और यहाँ पर डैश, यहाँ लिखेंगे मॉर्निंग। सेकंड, जैसे यहाँ पर लिखा है ही इज वर्किंग, ठीक है, और यहाँ पर डैश 2 आवर। थर्ड, यहाँ पर जैसे लिखा है ही इज और डैश मुंबई। तो यहाँ पर ही इज वर्किंग मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या होता है, निश्चित समय होता है यानी कि डेफिनेट टाइम। तो यहाँ पर लगाएंगे सेंस, ही इज वर्किंग 2 आवर, वो 2 घंटे से काम कर रहा है, तो 2 आवर अनिश्चित यानी इंडेफिनिट टाइम, तो यहाँ पर हम लोग फॉर लगाएंगे। अब बात करते हैं मुंबई, ही इज फ्रॉम मुंबई, वो मुंबई से, मुंबई क्या स्थान है, प्लेस है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, फ्रॉम। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सिंस, फॉर और फ्रॉम का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसका रूल हो गया। चलिए नेक्स्ट रूल देखिए, अगला रूल आता है आपका यूज ऑफ एगो, और ये कॉमा करके लिखिए बिफोर। यहाँ पर आपको एगो और बिफोर इनका रूल आपको समझना है कि आखिर एगो क्या होता है, मतलब किसके साथ यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, बिफोर क्या होता है और कब यूज करते हैं। दोनों का अर्थ होता है, मतलब दोनों का हिंदी मतलब होता है पहले, ठीक है, पहले यानी कि कोई किसी भी चीज़ के पहले। लेकिन आप समझते हैं कि आखिर एगो का यूज क्या करते हैं। तो एगो का यूज सीधे सीधे हम लोग ऐसे समझेंगे कि एगो का यूज हम लोग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस के साथ, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। और जबकि बिफोर का यूज जो होता है ये प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट सेंटेंस के साथ करते हैं। तो ये आपके दो इसके यूज हैं कि एगो का यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस के साथ करते हैं, और बिफोर का यूज प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट सेंटेंस के साथ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ लिखा है ही डाइड, 2 आवर और डैश, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड, जैसे यहाँ पर लिखा है ही हैड डाइड डैश, ठीक है, 2 आवर। यहाँ पर देखो ही डाइड 2 आवर्स, यहाँ पर डाइड लिखा है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट एंड डेफिनेट सेंटेंस के साथ, तो यहाँ पर लगाएंगे एगो। यहाँ पर क्या लिखा है ही हैड डाइड 2 आवर्स, वो 2 घंटे पहले मर चुका था, तो यहाँ पर बिफोर, क्योंकि ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो ही हैड डाइड बिफोर 2 आवर्स, ठीक है, वो 2 घंटे पहले मर चुका था। तो ये इसका डिफरेंस है एगो और बिफोर का। चलिए अगला रूल समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है यूज ऑफ
between और among, ठीक है, इनका यूज समझिए। तो आपको पता है between का यूज हमेशा टू थिंग्स के लिए करते हैं और amongst का मोर देन टू थिंग्स, मोर देन टू थिंग्स, यानी कि दो चीज़ों से ज़्यादा के लिए इसका यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर एक केस है, स्पेशल केस, इसको पढ़ेंगे, इसको लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको लिख दे रहे स्पेशल केस, स्पेशल केस। इसका स्पेशल केस ये कि between का यूज कभी कभी जो होता है दो लोगों से ज़्यादा भी करते हैं, दो चीज़ों से ज़्यादा, टू थिंग्स, फॉर, यहाँ पर लिखेंगे फॉर मोर देन और टू थिंग्स, यानी कभी कभी इसका यूज दो चीज़ों से ज़्यादा के लिए भी करते हैं। कब करते हैं इसको हम आप बाद में आपको समझाएंगे, पहले इसका नॉर्मल यूज़ समझिए between और among का। तो ये यहाँ से एग्जांपल से क्लियर करते हैं। एग्जांपल जैसे लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है ही इज रीडिंग द बुक और डैश, यहाँ पर लिखा है टू फ्रेंड्स, और अगला यहाँ पर आपका सेंटेंस लिखा है ही इज, यही लिखेंगे सेंटेंस, लेकिन इसको यूज समझिए, ही इज रीडिंग द बुक, और यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, डैश पब्लिक, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर दो दोस्त हैं, तो यहाँ पर हम लोग between लगाएंगे, between, ठीक है, ये between लिखा हुआ है, सही से इसको लिख दे रहे, between। अब बात करते हैं यहाँ पर ही इज रीडिंग द बुक, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा among पब्लिक, यानी वो लोगों के बीच में बुक पढ़ रहा है। तो लोगों के बीच, लोग में तो बहुत सारे लोग आते हैं, दो से ज़्यादा आते हैं, ये तो पता है, तो हमेशा among लगाएंगे। तो between और among का ये यूज हो गया है। लेकिन यहाँ पर एक हमने between का एक स्पेशल केस बताया था, क्या था कि between का यूज दो से ज़्यादा के लिए भी करते, कब करते, ये बहुत ही स्पेशल है, देखिए इसको समझिए। आपके सामने अगर ये लिखा हो, अगर ये तीन वर्ड दिखाए पर, ट्रीटी, एग्रीमेंट, कॉमा, कॉम्प्रोमाइज़, अगर दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कोई ट्रीटी हो रही है, ट्रीटी को हिंदी में बोलते हैं संधि, संधि मतलब जैसे कि दो राजाओं के बीच में संधि होती है, उसे बोलते हैं संधि, या एग्रीमेंट सहमति होना, ठीक है, या यहाँ पे मतलब बड़े बड़े लोगों के बीच में सहमति जब नहीं होती, जब नॉर्मल छोटे लोगों के बीच में सहमति होती है, वहाँ पर एग्रीमेंट, और कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब भी होता है सहमति। लेकिन ट्रीटी और एग्रीमेंट ये आपका लिखित होता है, ठीक है, ये एक पेपर में लिख कर दिया जाता है। जबकि बात करते हैं कॉम्प्रोमाइज़, ये आपका वर्बल हो सकता है, मतलब कि सीधे आप ऐसे कह सकते हो कि मतलब सॉरी ओरली हो सकता है, ओरली का मतलब आपका लिखित ना होकर के आप मुंह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ है। तो इसमें आप इतना डिफरेंस समझिए कि ट्रीटी और एग्रीमेंट हमेशा आपका लिखित में होगा, ठीक है, और ये आपका हमेशा मौखिक होगा, यानी कि ओरल होगा कॉम्प्रोमाइज़। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है देयर इज आ ट्रीटी और डैश ऑल कंट्री। तो यहाँ पर बहुत सभी देशों के बीच में एक संधि है। तो क्या संधि है? तो जो भी संधि हो उसके लिए हमें तो नहीं पता क्या संधि है, लेकिन यहाँ पर ट्रीटी की बात की गई, यानी यहाँ पर जो है लोग देशों के बीच में संधियाँ हैं। तो यहाँ पर हम लोग
between लगाएंगे, among नहीं लगाएंगे। ये बहुत ही जानने वाला पॉइंट है कि यहाँ पर हम लोग between लगाएंगे। तो ये तो इसका हो गया यूज। चलिए आगे देखिए। चलिए आगे पढ़िए यहाँ पर। अगला यूज देखिए, यूज ऑफ मेक ऑफ और यहाँ पर डैश फ्रॉम, मेक ऑफ और ये फ्रॉम। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपका वर्ड मेक, इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ और फ्रॉम ये आपकी दी गई है। तो मेक के साथ ये ऑफ कब यूज करते हैं और ये फ्रॉम कब यूज करते हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा। देखिए मेक हम बात करते हैं ऑफ की। अगर यहाँ पर आपकी फिजिकल स्टेट, अभी आपको समझाएंगे फिजिकल स्टेट, अगर फिजिकल स्टेट नॉट चेंजिंग, अगर चेंज नहीं हो रही है, नॉट चेंजिंग पर लिख लेते फिर समझाएंगे, नॉट चेंजिंग। और फ्रॉम जो होता है अगर फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है, फिजिकल स्टेट चेंजिंग। अब बात करते हैं फिजिकल स्टेट क्या होती है। जैसे मान ली कोई भी चीज़ हो गया, कोई भी आपका मैटर या द्रव्य हो गया, पदार्थ हो गया, फिजिकल स्टेट क्या होता है। फिजिकल स्टेट हो गया जैसे कि मान लीजिए आप, हम बात करते हैं जैसे मान लो कोई पहले लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड के बाद आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, या फिर सॉलिड से आपका गैस में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर मान लीजिए कि ऐसे मतलब कि एक आपका स्टेट ना होकर के बार बार स्टेट बदलता रहे, अलग अलग चीज़ें बदलती रहें अलग अलग उसमें स्टेट्स में, तो वो होता है फिजिकल, मतलब वो होता है स्टेट। अब फिजिकल स्टेट मतलब फिजिकल का मतलब जैसे मान लो अगर वो आपका सॉलिड में है तो उसमें कुछ चेंजमेंट हुआ तो वो लिक्विड में हो गया या गैस में हो गया, तो ये आप फिजिकल स्टेट ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब इसका कहने का मतलब कि मेक के साथ ऑफ प्रीपोजिशन तब लगाते हैं जब कोई फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होता, यानी कि अगर कोई सॉलिड में है तो सॉलिड में ही रहे, कोई लिक्विड में है तो लिक्विड में रहे, तो वहाँ पर मेक के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं। अब बात करते हैं मेक फ्रॉम, अगर फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है तो फिर वहाँ मेक के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है जैसे लिखा पेपर इज मेड और डैश, यहाँ पर लिखा वुड फर्स्ट। सेकंड देखिए, यहाँ पर अगर ये लिखा हो, इसी को हम बताते हैं, ऐसे लिखें, वुड इज मेड और डैश, यहाँ पर ट्रीज ऐसे लिखें, ट्री, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या, पेपर इज मेड वुड, मतलब कि पेपर आपका जो कागज़ जो लकड़ी से बना हुआ है। देखिए लकड़ी आपका कैसी होती है, लकड़ी आपकी सॉलिड होती है, और पेपर कैसा होता है, पेपर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि पेपर भी होता है सॉलिड में ही आता है। लेकिन अब आपको यहाँ पर ये चीज़ है कि आप लकड़ी जो होती है ज़्यादा सॉलिड होती है और ये आपकी कम सॉलिड होती है, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझिए कि पेपर जो होता है अलग होता है, मतलब लकड़ी के फॉर्म में नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है, पहले ये लकड़ी था फिर लकड़ी से पेपर बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट चेंज हुआ, तो यहाँ पर मेड के साथ ऑफ लगाएंगे, मेड ऑफ। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, वुड इज मेड और ट्री, लकड़ी जो है वो पेड़ से बनी है। तो जब पहले पेड़ जब लकड़ी में जुड़ी हुई थी तब भी वो लकड़ी थी, उतनी उसमें उतना ही आपका रिगिडनेस था, सॉलिडनेस था, यानी कि आप कह सकते हो उसमें मजबूती थी। और जब लकड़ी उससे पेड़ से अलग हो गई तब भी वो लकड़ी ही बनी रही। तो यहाँ पर आप प्रीपोजिशन मेड के साथ फ्रॉम लगाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रीपोजिशन यहाँ पर फिल करते हैं। तो ये मतलब कि हम लोगों की कुछ स्पेशल प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है। आगे इसको आप वीडियो को देखते रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे से वीडियो ला सकूँ। ओके, थैंक यू।